धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया और रूस यूक्रेन की खास तौर पर। और इसके अलावा आजकल बात कर रहे हैं विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी पर। और गाजा तो है ही है, ईरान तो है ही है। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। हालांकि पिछले 2-3 दिन हम लोग गायब रहे हैं ईद की वजह से। आप भी आउट ऑफ दिल्ली हैं। हैदराबाद का मौसम कैसा चल रहा है? दिल्ली में तो टेम्परेचर 44 तक पहुंच गया सर। हाँ, मैंने एक खबर देखी कि दिल्ली में बुरा हाल है। हालांकि कुछ समय पहले तक दिल्ली बड़ा बढ़िया चल रहा था। हैदराबाद में 2-3 दिन से हल्की सी गर्मी बढ़ी थी, लेकिन आज फिर बढ़िया मौसम है और हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। इसलिए हैदराबाद अपने आप में एक खूबसूरत साफ स्वस्थ जगह है। जी। कहते हैं साउथ में गर्मी ज्यादा होती है, समुद्र का किनारा है, इसीलिए वहां के लोग काले होते हैं। नहीं नहीं, काला होना दूसरा कारण है, गर्मी नहीं है। हम्म। समुद्र होने से एक समशीतोष्ण वातावरण करते हैं। यानी पानी का जो बड़ा एक भंडारण है समुद्र के रूप में, वहां ना टेम्परेचर बहुत बढ़ता है ना बहुत घटता है। और जो रंग होने की बात है, तो उनका जो रेस है इनिशियली, वो मैं व्हाइट और ब्लैक रेस की बात नहीं कर रहा हूं। जो द्रविड़ क्षेत्र का है, वो उनका आधार रहा है, इसलिए उस तरह के हैं। और उत्तर में कुछ दूसरे लोग हैं, मिक्स्ड है, कश्मीर में चले जाए तो और ज्यादा है। और उत्तर और पश्चिम में चले जाए, ईरान वगैरह के लोग तो दूसरे तरीके के हैं। चीन की तरफ चले जाए तो मंगोलॉयड रेस है, वो बिल्कुल अलग तरीके का है। तो उसका कारण कुछ चंद सैकड़ों वर्षों नहीं बल्कि हजारों लाखों वर्षों के दौरान यह हम्म। जेनेटिकली डेवलप हुआ है। जी। पर हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो हम लोग ही हमेशा से सत्ता पर काबिज रहे हैं और साउथ इंडिया को तो एक तरीके से साइड रखा ही गया है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? देखिए, भारत एक ऐसा अनोखा देश है जहां पे हाल फिलहाल में यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के कहें या काउ बेल्ट भी जिसे कहते हैं, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, उससे टूटा हुआ जो भी है क्षेत्र हो, झारखंड तो खैर उतना नहीं है, फिर भी उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब मिला लें, दिल्ली ऑफ कोर्स है ही है। तो इन पे राज्य करने वाले हमारे यहाँ के बजाय कश्मीर, यदि नेहरू परिवार को माने तो वहां से हैं, या उत्तर प्रदेश से कुछ हद तक मान सकते हैं। और पिछले 10 से 11 वर्षों में जी। यह गुजरात के लोग हम पे शासन कर रहे हैं हम्म। और हम पर अपनी जो भी इनकी मनमानी है थोप रहे हैं। हिंदी कहने के लिए हिंदी भाषा, हिंदी भाषी, हिंदी क्षेत्र, वो दिखावा मात्र है। लेकिन यदि हम्म। वास्तव में प्रजातंत्र है तो वहां का प्रजातंत्र सबसे बेहतर माना जाएगा, जो अल्पसंख्यक हो जिस भी तरीके से हो, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो। जाति तो खैर बहुत ही घृणित चीज है भारतीय संस्कार और भारतीय इतिहास के लिए। धर्म के आधार पे हो, उनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, वह सुरक्षित रहे, हम्म। उन्हें भी उतने ही हक मिले। हमारे देश के जो सामाजिक धन है उसमें उनको भी उसी तरह की नौकरी मिले और बाकी व्यवस्थाओं में उनको उसी तरह की सुविधाएं मिले। तभी हम कहेंगे कि हमारा प्रजातंत्र एक वाइब्रेंट है, एक जागृत है और एक अच्छा और सही मानने में प्रजातंत्र है। नहीं तो बाकी सब दिखावा मात्र है। जी। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, दिखावा मात्र है। तभी तो मणिपुर में मैतेई फिर लगता समुदाय है के आवाज कटा अगर। क्या? जी सर, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो? हेलो? हेलो सर? आवाज बीच में कटा था, लेकिन अब आ रही है। मैं 30 की बात आप कुछ कर रहे थे। अच्छा, तो आपकी आपके यहाँ पे इंटरनेट स्लो है कि मेरे यहाँ से हाँ, ये दिक्कत कर रहा आवाज है? कट गया। इंटरनेट में यहाँ का बड़ा गड़बड़ है। आपका इंटरनेट थोड़ा देख लीजिए, ठीक कर लीजिए उसको। हाँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो। रमी, पूछ रहे तुम ना बंद कर दो देखना इंटरनेट, फिल्म देख। बंद करो। देखता हूँ, थोड़ा एक दो बंद करवा के देखता हूँ। ये मैतेई पर पूरी सवाल मैं नहीं सुन सका आपकी। हाँ, मैं दोबारा ले लूंगा उस सवाल को, लेकिन आप इंटरनेट पे लोड बंद करा दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, वही कर रहा हूँ। हाँ, वही कर रहा हूँ।
जी। शुरू कर सकता हूं सर? जी। चलिए। आप सही कह रहे हैं सर कि लोकतंत्र तभी जीवित माना जाता है, वाइब्रेंट माना जाता है, लेकिन जब खबरें मणिपुर से ऐसी आए कि मैती समुदाय के नेता पकड़ लिए गए, उसके बाद वहां के 4 जिलों में फिर से हिंसा शुरू हो गई और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, तब आप क्या कहेंगे? अब देखिए, इनके नेता को जो पकड़ा गया है, कमन सिंह है, सीबीआई ने पकड़ा है एयरपोर्ट पे, ऐसे ऐसे जगहों पे पकड़ते हैं लोग। इसके अलावा चार अन्य भी इनके सदस्य हैं, इनके जो नेतृत्व में आते हैं मैतेई समाज की। और जो व्यवस्था है बाय लाज, यदि हम दोष किसी एक को दे सकते हैं तो वह निश्चित रूप से आरएसएस भाजपा है, क्योंकि उन्हीं की वहां सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। उनके जो राज्यपाल है उन्हीं का बंदा है। आपके पास आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, सब कुछ होने के बावजूद स्थिति जो 2023 से वहां पे चल रहा है और आप उसको कंट्रोल करने में असमर्थ है। और उनके नेताओं को भी, यदि वो खुलेआम अभी तक घूम रहे थे, दोषी हैं, तो सीबीआई अब ऐसे मौके पर गिरफ्तार करती है जबकि स्थिति बहुत भड़का हुआ, और कई जगहों पे अभी फिर से हंगामा शुरू हो गया, तोड़फोड़ हुए हैं, रोड बंद हो गए हैं, सरकारी वाहन जलाए गए हैं, टायर जला के रोड को बंद किया जा रहा है। ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, सरकार की तरफ से इंटरनेट बंद कर दिया गया। यानी ये लगता है कि आए दिन की बात हो गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में अभी कुछ समय पहले तक हो, मणिपुर में हो, देश के अन्य भागों में भी ये होता रहता है, हो रहा है। इसके बावजूद कि भारत पाकिस्तान की 4 दिन का युद्ध हुआ और बड़े बड़े मसले आए, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। तो इसकी शांति का जो परमानेंट इलाज है इसका, वह इस पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं है। जी। क्या इसे मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ कि बवाल इसलिए मचाया जा रहा है कि क्योंकि मैतेई कम्युनिटी के जो लोग पकड़े गए हैं, एक तो उन्होंने सेना पे हमला किया था पिछले साल, इसलिए पकड़े गए हैं, लेकिन उनको बीजेपी सपोर्टर माना जाता है, और जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो ईसाई कम्युनिटी से आते हैं, उनको इतना मौका नहीं दिया जाता, अगर उनके नेताओं को पकड़ा जाता तो। अब इतना आसान नहीं रह गया है। जो मैतेई और कुकी वाले थे, इनके भी नेता, इनके भी लड़ाके, इनके आपसी रंजिश और भाजपा के साथ जो भी इनका अंडरहैंड काम हो, अब वो उतना नहीं रह गया। उनकी भी मांग है, इस बड़ी भारी संघर्ष के बाद, 1.5 साल से करीब आसपास से अधिक हो रहा है, और वह भाजपा उसको पूरा करने में समर्थ नहीं है। भाजपा का जो भी लक्ष्य रहा हो इन जगहों को भड़काने में या जो भी करवाने में, उनका भी लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब वो एक जिन्न बोतल से निकल गया है, तो वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा है और हंगामा कर रहा है, इनके कंट्रोल में नहीं रहा है। तो हम्म। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड स्थिति है। ना हम्म। वहां पे कहीं से कहें तो पत्रकार पहुंच पाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, छोटे मोटे तो खैर सवाल ही नहीं कि उनको जाने दिया जाए। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं हम्म। या जो दूसरे विपक्ष के नेता, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ना ही वहां कोई भी ट्रांसपेरेंसी है जिसका दावा कर रही है भाजपा, बिल्कुल शून्य के बराबर है, बल्कि माइनस में है। तो स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह स्थिति में है। यदि ये कहते हैं कि एक आदमी जब बीमार पड़ता है और वह जाता है एलोपैथ डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास, तो बहुत सारे सांत्वना देता है कि मैं ठीक कर दूंगा। यदि वह झूठी सांत्वनाएं ना दे, अनावश्यक दवाइयां ना दे, तो हम्म। शायद रोगी और अधिक समय तक जिंदा रहता है। लेकिन बिल्कुल। पैसे के लिए, लालच के लिए वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो जाता है, स्पेशली प्राइवेट जो मल्टी स्किल्ड हॉस्पिटैलिटीज हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, वहां पे जाके रोगी ना ही बुरी तरह फंस जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी नंगा हो जाता है उसके परिवार वाले। वही स्थिति यहां भी हो रही है। जी। लेकिन बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, बीजेपी तो जश्न मना रही है 11 साल पूरा होने का। 11 साल होने का जश्न लोग मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। इन्होंने जो बहुत बातें कही है, गुड गवर्नेंस, पूंजीपति वर्ग के लिए सही में बहुत बड़ा गुड गवर्नेंस हुआ है। इस सब के पीछे देखें तो लेबर लॉ को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। फार्म बिल जो 3 लाया गया था, वहां से पीछे हटने के बावजूद, जहां तक उनके किसानों के सामान को शुरुआती दौर में वहां पे आढ़तियों के अलावा सीधे की सीधे ये लोग जाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अवित्तपति जाते हैं वहां से लेके और भंडारण करते हैं, जो कि इलीगल इसके बावजूद भी करते हैं और बेचते हैं मार्केट में। तो इनके लिए तो बीजेपी जो कांग्रेस कर रही थी उसका कई गुना ज्यादा है, जिसके कारण अभी तथाकथित रूप से हम पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। 4 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी हो गया है, जिसका 60 से 70% केवल इन 1% लोगों में। यदि 5% ले लें, यानी कि जो बड़े बड़े जो चमचे हैं,
जो राजनीतिक या जो दूसरे लोग हैं इनके सेवा में जो शामिल हैं, उनको ले लें तो 70 से 80% तो जो नया धन आया है, केवल वही नहीं बल्कि जो हमारा सामाजिक धन पहले से बना हुआ है, चाहे रेलवे हो, पावर प्लांट हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक्स हो, ये लोग धड़ल्ले से लूट रहे हैं। और ठीक है। जहां तक अगली इनका कहना है कि हमने बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी किया है, वह झूठ है। एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है बताने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी किस तरह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। वह था इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसके बिल्कुल ऊपर सही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह गलत हुआ है, लेकिन किसी को ना दंड दिया गया है, ना उसको खत्म करने की बात हुई। यह आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी गवर्नेंस से लेके जुडिशरी तक, आपके जहां तक सीबीआई से लेके ईडी तक, आपके नेताओं की जो बातचीत हो रही है युद्ध के बारे में, उसके पहले जो अभी तो पुलवामा में जो हुआ था, 2-4 साल पहले हो गए, जी। उसके बारे में आपने कुछ भी आज तक नहीं बताया कि वह 4 kg आरडीएक्स जो आया था कहां से आया था, उसका क्या हुआ। आज तक हमारी जनता की नहीं बात है। छोटा सा उदाहरण ले ले कि जी। जो डीजीपी थे, डीएसपी जो थे, हम्म। वो कहां गायब हो गए, कौन थे, क्यों वह अब वो लेके जा रहे थे आरडीएक्स। और बालाकोट में आक्रमण में क्या हुआ, यहां पर आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि हमने किया वो किया, जिससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। तो बालाकोट में आपने क्या किया वह क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल। जी। लेकिन क्या करें, अब जुडिशरी का भी यही चाल चरित्र चेहरा बन गया। कहते हैं बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई, लेकिन अडवाणी और उमा भारती का उसमें कोई रोल नहीं है। इन सबको बरी किया जाता है। तो शायद जिन्नात आ गए होंगे, भूत आ गए होंगे वो सब काम करने में। आतंकवाद के मामलों में भी ऐसे ही करते हैं, जिंदगी भर बहुत सारे लोगों को पीसते रहते हैं और बाद में कहते हैं पता नहीं चला इस वारदात को किसने अंजाम दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्या एक और मोर्चा खुलने जा रहा है लड़ाई का पूरी दुनिया में, और वो होगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। थाईलैंड कंबोडिया में छोटे से क्षेत्र के लिए लड़ाई है। और जब यहाँ फ्रेंच रहते थे तो उन्होंने जो डिमार्केशन किया, यह जो साम्राज्यवादी देश होते थे, डिमार्केशन जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या एक लंबा लाइन, मैकमोहन लाइन खींच दिया, बिना इसका ध्यान रखे कि पहाड़ियां कहाँ से जाते हैं, नाले कहाँ से जाते हैं। वहां कुछ चंद ही लोग सही, वह भले ही अरुणाचल प्रदेश के हो या तिब्बत के हो या चीनी हो या हम्म। नेपाल के भी लोग वहां जो बसे हुए हैं, वह किस देश में रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। आप अफ्रीका के भी बंटवारा देख लीजिए, जहां फ्रांस और इन लोगों ने, जहां अमेरिका थे, सीधे के सीधे स्क्वायर लाइन खींच दिया है, जो कि जो नेचुरल जियोग्राफिकल सिचुएशन से बिल्कुल भिन्न है। कहने बिल्कुल। के लिए लोग गॉड मानते हैं, लेकिन गॉड के द्वारा बनाया हुआ, प्रकृति के द्वारा जो डेवलप हुआ है, जो प्राकृतिक सीमाएं और जो सिविलाइजेशन बढ़ा है, उसका इन्होंने जीरो कर दिया। आपकी जहां तक थाईलैंड और कंबोडिया का है, यह 1907 में फ्रांस ने मार्किंग किया था हम्म। और जिसको लेकर आ रहे हैं। और हाल फिलहाल में ये 2008 से ये लोग एक दूसरे के खिलाफ थोड़े बड़े लड़ रहे हैं। और अभी हाल में कोई एक हिंदू मंदिर था जो कि बहुत पुराना है, 11वीं सेंचुरी का है, उसको ये कह रहे हैं कि हमारा है, वो हमारा है, वह हिंदू नहीं, वह बौद्ध का है, वगैरह वगैरह जो भी है, फालतू की लड़ाई चल रही है। तो अभी जो बाउंड्री का लड़ाई चला है, एक बंदा मारा गया है कंबोडिया का। हम्म। और ये लोग फिर तैयार हो गए, जबकि कंबोडिया नहीं तैयार हो रहा है, चूंकि उसकी सेना कमजोर है। वह आईसीजे के पास जाना चाहता है कि भाई वह हमें समझौता करो, ठीक है। जबकि थाईलैंड इसके लिए तैयार नहीं, कहता है कि आईसीजे हम क्यों जाए, हम बिल्कुल। आपस में समझौता करते हैं, हम आईसीजे को नहीं मानते, हम उसके सदस्य नहीं है। 800 से अधिक किलोमीटर लंबा वो है, 17 क्रॉसिंग पॉइंट है, 6-7 अभी बंद है। तो ये छोटी मोटी बात है, लेकिन जरूर एक बॉइलिंग पॉइंट है इस क्षेत्र के लिए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। और यहाँ जो बड़ा अपडेट आ रहा है हमारे पास, वो है मैड्रिड से। यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नाटो को क्यों दे रहे हो हमारा पैसा। ये आप देखिए, कहने के लिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पेड्रो, और पेड्रो सांचेज, ये कहने के लिए लेफ्ट वाले हैं, सेंटर लेफ्ट है, जो भी है। और इन्होंने कुछ हिम्मत भी दिखाई है इसराइल के खिलाफ, जियोनिज्म के खिलाफ, वहां जो जनसंहार चल रहा है गाजा में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाजें उठाई हैं, बहुत सारी चीजें की है। लेकिन एक फिर से लीकेज हो गया। इनकी बीवी, इनके और रिश्तेदारों का कुछ काम चल रहा था जिसमें भ्रष्टाचार में शामिल है, और कोई महिला पत्रकार खोज कर रही थी, वह लीक हो गई। हम्म। बाद में कहती कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, सांचेज कहते कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हम्म। तो इन सब के खिलाफ अब कौन आवाज उठा रहा है? और हम्म। नेटो को ना दो, मतलब हमारे पैसे ना दो, वह जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं वो उठा रहे हैं।
जो हम्म। लेफ्ट का काम है वो राइट विंग कर रहा है, क्योंकि सत्ता पाना चाह रहा है। हम्म। सत्ता पाने के बाद से वो जो भी करे वो मतलब नहीं, वो चीजें खत्म हो जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल। जो बोला गया है वो चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन मुख्य प्रश्न यहाँ पे ये उठा कि ये तथाकथित वामपंथी है, वास्तव में वामपंथी नहीं है, जिनका जो आधार है उसको दक्षिणपंथी लूट रहा है। जी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मृतकों के शवों को देने से या लेने से इनकार कर रहा है यूक्रेन। ये तमाम खबरें रूस की तरफ से क्यों चलाई जा रही हैं? वास्तव में यूक्रेन को भी देखें तो जो पिछला इनका समझौता हुआ था इस्तांबुल में, तो समझौता में युद्ध बंदी का तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर का, डेड बॉडीज का और सिविलियंस का, जो इन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखे हैं, उसका आदान प्रदान करने की बात थी। और जिसमें डेड बॉडीज का जब फाइनली आया और लास्ट मोमेंट में जब बॉर्डर पे आया, करीब 1200 यूक्रेन के डेड बॉडीज का आया, और इन्होंने कहा रूस ने कि हमारे पास तुम्हारे 6000 है। और यूक्रेन की तरफ से डेड बॉडी कहें तो कुछ 100 है, 300, 400, 500, यानी पूरे दुनिया को दिखाता है कि जो भी यूक्रेन का दावा था कि रूस के ज्यादा लोग, ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, उनके ज्यादा प्रिजनर्स और हमारे कब्जे में हैं, हम्म। वह किस तरह से झूठा साबित हो रहा है। हम्म। कहाँ यहाँ 500-600, कहाँ वहां 6000। हम्म। अंतिम समय में जो 1200 की बात थी, वह वहां पे मुकर गया। यूक्रेन कहता है एक हफ्ता हमें और चाहिए, इसमें रूस की कुछ धोखेबाजी कर रहा है, वगैरह वगैरह का झूठी बातें कर रहा है। हम्म। तो रूस भी जो है सो पूरी दुनिया भर से कई लोगों को, पत्रकारों को बॉर्डर बुलाया, और डेड बॉडी जो कपड़ा में लपेटा हुआ है, ठंडे में आइस में रखा हुआ बड़े बड़े एम्बुलेंस में, वह दिखा रहा है और पूरी दुनिया में छा रहा है। बल्कि इसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की नागरिक जिनके संबंधी मारे गए हैं या गायब है, वो अब सड़कों पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में यूक्रेन में आ रहे हैं। और उनका यह कहना है कि चूंकि मरने के बाद से कुछ मुआवजा देना होगा सैनिकों के परिवारों को, जो वादा करती है जेलेंस्की या कोई भी सरकार, जी। वह देना नहीं चाहते, नंबर वन। और दूसरा, जो मैंने कहा था कि अपनी बदनामी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इन अन्य कारणों से यूक्रेन अब पीछे हट रहा है। जी। चलिए कुछ और फटाफट खबरें ले लेते हैं जो भी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं। माली से क्यों हट गया वैगनर? माली से जहां तक पीएमसी वैगनर यानी प्राइवेट मिलिट्री कोर जो था, वह भी रूस का ही बनाया हुआ था। और पिछले साल वहां पे अक्टूबर नवंबर ऐसे में कहीं हुआ था, माली में इनके पीएमसी वैगनर के जो सेना थे उनके ऊपर घात लगा के आईएसआईएस ने हमला किया था और दर्जनों इनको मार दिया था। पता नहीं हमने इसकी चर्चा की थी कि नहीं, जी। लेकिन यह पूरी दुनिया में था। और इससे वैगनर काफी कमजोर पड़ गया। रूस ने इसके बदले क्या किया कि उसको कहा कि भाई तुम लोग अब वैगनार को हम बंद कर रहे हैं, और इसके जगह पे अफ्रीकन कोर बनाया। हम्म। और इसके कई लोग उसमें शामिल हो गए, कुछ वापस भी आ गए, कुछ शामिल भी हो गए हैं। और ठीक है। वैगनार के जो प्रिगोजिन थे जो कि मर गए, मास्को के आसपास के क्षेत्र में हवाई जहाज जब वापस आ रहे थे तो उसमें एक्सप्लोशन होने के बाद से जी। उनका बेटा देख रहे थे। तो उनका बेटा का कहना है कि अब जो पीएमसी का जो रोल था माली में, हमने बहुत उनकी मदद की 2.5 साल तक। और ये माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये तीनों का महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हम देखभाल कर रहे थे। जी। और फ्रेंच और अमेरिकी जो भी आते थे और खिलाफ करते थे उनको बचाया। अब रशिया और इनकी अपनी वो बनती है, हमने बहुत ट्रेनिंग भी दिया है। लेकिन इनके अधिकांश सैनिक जो हैं अब रशिया ही द्वारा समर्थित अफ्रीकन कोर में ये लोग शामिल हो चुके हैं। ठीक है। जी। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों को। और यहाँ जो बड़ा अपडेट है वो आ रहा है लॉस एंजलिस से। उसी लॉस एंजलिस से जहां भी कुछ दिन पहले जंगल जल रहे थे और जंगल की आग वहां पर बड़ी तबाही मचा रही थी। लेकिन अब लोग तो खुद ही लॉस एंजलिस को जला रहे हैं। और ट्रंप ने भी वहां पे सेना उतार दी है। वहां पे ट्रंप पुराने पुराने कानून ला रहे हैं, जो वेनेजुएलन को निकाल के भगा दिया था कि बाहरी वाले को, एलियन को भगा रहे हैं। जो एलियन के आधार पर कानून था, एलियन मतलब पृथ्वी से बाहर नहीं, जो हम्म। दूसरे देशों से इनके आ रहे हैं उनके ऊपर था। अभी कोई इनका लॉ है टाइटिल 10। जी। एलियन तो बाहर वालों का था। टाइटिल 10 का मतलब है कि देश के अंदर यदि किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, किसी प्रोविंस में, जैसे कि अभी यहां पे जिसकी आपने चर्चा की, लॉस एंजलिस में हो रहा है, यहां पे यदि हंगामा होता है और लगता है राष्ट्रपति को कि गड़बड़ हो रहा है, पूरे देश की सुरक्षा के लिए गड़बड़ है, तो अपनी सेना भेज सकते हैं। और इसलिए इन्होंने अपनी सेना वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। हालांकि इसका बहुत जबरदस्त हो रहा है, जनता भी पूरी सड़कों पे आ गई कि कोई मजाक थोड़ी है, जी। यह हमारा राज्य,
वही चीज देखें जो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को ही तक उठा के पकड़ के बंद किया जा रहा है जी। केंद्र द्वारा। वही चीज है, पूरी की पूरी पावर जो है वह ट्रंप अपनी मुट्ठी में कर रहा है। जी। क्या इन तमाम हालात के मद्देनजर मैं सवाल उठा सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ सर, कि क्या अब मस्क के जाने के बाद ट्रंप अपने 4 साल पूरे नहीं कर पाएंगे? 4 साल देखिए, वहां का जो है कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाते हैं, सफल भी होता है। इसके पहले भी इनके खिलाफ एक दो हो गया था, फिर भी ये लोग टिके रहते हैं, ये लोग नहीं हटते। इसके पहले और भी राष्ट्रपति के साथ हुआ है, क्योंकि उसका बहुत लंबा एक प्रोसेस है। आप उदाहरण के लिए कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ आप महाभियोग लाते हैं तो पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से पास कीजिए, फिर आता है, कि लंबा समय निकल जाता है। हम्म। जो अभी एक हमारे जज के खिलाफ आ रहा है, उन्होंने उटपटांग एक बयान दे दिया था, आरएसएस के पक्ष में विपक्ष में वगैरह वगैरह दिया था। जी। खैर उनको छोड़ने में बहुत भाग जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, एलॉन मस्क ने और इन्होंने काफी जम के लड़ाइयां की, बल्कि लड़ाइयों का आधार है कि पिछले साल अब आ रहा है कि इनका जो वाणिज्य मंत्री था उसने एलॉन मस्क कहा कि दुर्त है, हम्म। आप जो हैं डॉज यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, एफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑफ इफिशिएंसी। जी, तो उस एफिशिएंसी में आपने कहा था $1 ट्रिलियन लाएंगे, आप धूर्त है, मक्कार है, 1% भी ले लाए। तो हम्म। दोनों अगल बगल थे, तो इन्होंने, एलॉन मस्क ने उनको कंधे से लेके, जैसे कि रग्बी खेल खेलते हैं, पूरी तरह से धक्का दिया। इसने भी मुक्का घुसी करने के बाद ही दोनों को बड़ी मुश्किल से हटाया गया, और ट्रंप कहते हुए निकल निकल गए कि दिस इज टू मच। हम्म। तो अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगे। जहां तक ट्रंप की है, इनकी जितनी भी संपत्ति है, बल्कि यहां तक कि भी इन्होंने जब कहा कि जो सैटेलाइट है उसको मैं बंद कर दूंगा, अमेरिका को नहीं दूंगा, तो इनकी तरफ से एक आवाज उठा। इनके एक सीनेटर ने कहा कि भाई ये तो पूरे देश की खतरा हो जाएगा, हम्म। तो हम क्यों नहीं कि उसको हम पहले उसको नेशनलाइज कर दें, नेशनलाइज कर दे, राष्ट्रीयकरण कर दे। तो इनके एक मित्र ने इनके एक्स पर कहा कि नहीं भैया ये करना ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं बहुत बढ़िया सजेशन है, मैं बंद नहीं करूंगा, तुरंत मतलब पीछे हट गए। तो सही बात। लेकिन पीछे से जरूर कोशिश होगी कि ट्रंप के खिलाफ जो भी असुविधाएं पैदा करे, हटे ना करें, वह ये करेंगे। जी। देखते हैं क्या क्या करते हैं, नई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, ट्रंप को किस तरीके से गिराते हैं, और ट्रंप के जो कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं कि फला फला के डायरियों में, दस्तावेज में कैसे ट्रंप का नाम दर्ज है, और उनके पास एक्स भी है। क्या ट्रंप उसको झेल पाएंगे? वैसे कारोबारी कमजोरी होता है सत्ता के सामने, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पर ये अलग बात है कि आज सत्ता ही कारोबारी के लिए बनकर रह गई है। इसी बीच एक खबर और आई है, क्योंकि प्रवासन पे हमने बात की तो अमेरिका से जुड़ी खबर है। जो तालिबान के अमीर अमीर हैं, अब्दुल्ला खानजादा, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भैया जब अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है कि तुम वहां नहीं जा सकते और वहां नहीं रह सकते, तो अपने घर आ जाओ, हम सबको हम माफी दे देंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है ग्रेटा थम्बक से जुड़ा हुआ। बड़ा सोच रही थी वो कि गाजा पहुंच जाएंगी मानवीय सहायता से बड़ा हुआ जहाज लेकर, लेकिन उनके ऊपर वाइट स्प्रे करके उनके तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है इजरायली सेना ने। ये लोग काफी संख्या में लोग थे, 1 दर्जन से अधिक थे, और ये लोग खाना, दवाइयाँ और बेसिक चीज है बच्चों के लिए, वो सब लेके जा रहे थे। और जो भी था, मतलब इससे तो सफिशिएंट नहीं होता, एक जहाज से कुछ नहीं होता। लेकिन मुख्य चीज था कि एक प्रोपेगेंडा करना है और उसके तोड़ना है जो गाजा को सीज कर रखा है, मतलब चारों तरफ से इसराइल ने, उसको तोड़ना था। तो नेचुरली इन्होंने वार्निंग दी है, और इनका था फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन, और जिसमें इनके जहाज का नाम मैडलिन जी। जो था, वो सब था। तो पकड़ के कर लिया है, और कहते हैं कि इनको अपने अपने देश में वापस भेज दिया जाएगा। हम्म। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कदम था, ऐसा कुछ था, इनको जाने देते। लेकिन यह एक आधार खोलता था कि दुनिया भर के तमाम तरह के ऐसे लोग जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए गाजा के बच्चों को, औरतों को और लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे। और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, हंगामा था। और अमेरिका की खामोशी दिखाता है कि अमेरिका जो है सो अभी भी कम से कम 90 से 95% जो गाजा में जनसंहार हो रहा है उसकी वह मदद कर रहा है, आर्म्स सबमिशन से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, यूएन में, और जहां भी संभव है वहां पे। जी। क्या साउथ लेबनान से शांति सेना हटा ली जाएगी सर? शांति सेना जहां तक हटाने की बात है, UNIFIL यानी यूएन का जो इंटरिम फोर्स इन लेबनान था, और यह 1978 से था, और हर वर्ष
इसको एक्सटेंशन मिलता है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल से। और इस बार अमेरिका का कहना है कि भाई अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेबनीज आर्मी है वह उसने काफी हद तक हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, उसका निरस्त्रीकरण कर रहे हैं। जो बाकी बचा वो आईडीएफ उनको बर्बाद कर ही रही है। तो हमें जरूरत क्या है, और ट्रंप की सोच है, स्पेशली उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स की सोच है कि वैसे जगहों पे हम फालतू में अपने फोर्स ना रखें जहां हमें खर्च भी होता है और पता नहीं कब वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हो जाए। क्योंकि इनको हमसे ज्यादा पता है कि टेररिस्ट कहां कहां है, क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ है। इसलिए इसको इस आने वाले अगस्त में जब 1 साल एक्सटेंशन होगा तो वीटो लगा के एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम हटा देंगे और सब हट जाएंगे। जी। ईरान के पास ऐसे कौन से दस्तावेज लग गए हैं इसराइल के, जिनको लेकर पूरी दुनिया में खलबली सी मची हुई है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान ने कहा है कि कई महीनों में चुपचाप ये कई तरीके से ये दस्तावेज लेके आए हैं। इसराइल ने इसका कुछ खास अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन लगता ऐसा है क्योंकि इसराइल ने कई अपने लोगों को पहले पकड़ा हुआ था कि आप जो है सो ईरान के लिए वो स्पाई कर रहे हैं, खुफियागिरी का काम कर रहे हैं, और वो लोग जेल में है। और इसमें सबसे बड़ा चीज जो है, जो ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये हजारों दस्तावेज है, यह कहना सफिशिएंट नहीं होगा, यानी उससे भी ज्यादा है। पता नहीं ये लोग कैसे उठा उठा के लाए हैं। और दस्तावेज केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वह मटेरियल यानी भौतिक रूप में किताबों वगैरह वगैरह में सब डॉक्यूमेंट्स उठा कर लाए हैं। तो यह बहुत बड़ा इनका काम होगा। और कहते हैं कि सारा कुछ है, इनके जो न्यूक्लियर रिलेटेड है वो है, खुद के न्यूक्लियर रिलेटेड है वो सब है, जो यूएस यूरोपियन यूनियन जो मदद करते हैं ईरान को, और वाइस वर्सा ईरान क्या वहां पे गड़बड़िया करके अपने पक्ष में लेता है वो सब है। इसराइल सर, इनकी इसराइल। डिफेंस की इसराइल 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 का भी और ईरान का, दोनों का, हम्म। दोनों का है। तो ये सब चीजें हैं, तो हम इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या कि वो खुलासा होता है? बॉटल जो इन्होंने खोला है जिन्न क्या क्या लेके आता है। जी। अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है गुलाबी नमक से जुड़ा हुआ। अल जजीरा बड़ी स्टोरी छाप रहा है गुलाबी नमक को लेकर सर। गुलाबी गुलाबी जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन लाहौर से 200-250 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में है। और कहते हैं कि ये जो है, जिसको शायद सेंधा नमक कहते हैं या जो भी हम अपने यहाँ कहते जी हैं, जी, सेंधा नमक ये कहते हैं जो सर। है, अच्छा जो भी है, इसको हम अभी गुलाबी नमक कहें, चूंकि निकला हुआ है। और ये जो है गुलाबी नमक जो पाकिस्तान में पैदा होता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। और जहां से निकाला जाता है वो बड़ा खूबसूरत सीन होता है, पर्यटक तक जाते हैं देखने के लिए। और हम्म। सबसे बड़ा कनाडा में है। कनाडा की बात छोड़ दीजिए, जो ओंटारियो में है, हम्म। कनाडा बहुत दूर पड़ता है। और इस चीज को देखिए कि इस नमक की शुद्धिकरण, यानी और निकला, जैसे यूरेनियम निकला, यूरेनियम का शुद्धिकरण करके 60 से बढ़ा के 90% लाते हैं तो एटम बम बन सकता है। हम्म। इसका शुद्धिकरण करते हैं, जो गंदगियां वगैरह निकाल देते हैं, तो नमक खाने लायक होता है। हम्म। भारत में इसकी बहुत मांग है, हम्म। क्योंकि यह केवल खाने के लिए नहीं, केवल इसी के लिए नहीं कि डॉक्टर कहता है या लोग सोचते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, और बाकी जो व्हाइट सॉल्ट है उसकी जो गड़बड़ियां होती नहीं होती, बल्कि इसलिए कि पूजा में भी इसका व्यवहार होता है, जी, व्रत इसी इसका से खोला जाता खासकर। है। हम्म। जी। और इसका बाकी सब चीजों में भी मिनरल्स, और के अलावा स्पा जो मसाज करते हैं इसको लगाते हैं, पता नहीं इसका क्या फायदा, नहीं पता है। हम्म। जो भी हम उसके डिटेल्स पे ना जाए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी होता है। वहां से ये बंद हो गया। ये अमृतसर में और आसपास के पंजाब के लोग बिना रिफाइंड यानी बिना शुद्धिकरण वहां से काफी सस्ते दर में लाते हैं। हम्म। मैं इसलिए शुद्धिकरण कितनी बात किया कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना भी नहीं हुआ कि उसका शुद्धिकरण करे, इसलिए बड़े सस्ते दर पे हमारे आता है। और हमारे यहाँ करके बेचा जाता है 45 से 50 रुपए किलो, जो कि अब बढ़ के 60 हो गया, कहीं कहीं कोलकाता जैसे जगह में 70 रुपए प्रति हम्म। किलो हो गया है। और ये दुखी है बेचारे कि अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा, दूसरा साधन लाए। और क्या हम कनाडा से ला सकते हैं एक लाइन, और वहां के जो व्यापारी है जो बिना शुद्धिकरण निकाल निकाल के बेच रहे थे, यानी बड़े व्यापारी जो अपने संसाधनों का दूसरे देशों, जी। जिसमें भारत प्रमुख था, बेच रहे हैं सस्ते दर पे। अब कहते चलो इसी बहाने अब हम इसका शुद्धिकरण करेंगे और दूसरे देशों को भेजेंगे बहुत मुनाफा पे। पहले नहीं कर रहे थे, यानी आपदा में जो भी है इनको जो मिल रहा है हम्म। और जो कर रहे हैं, तो ठीक है, अपनी अपनी मतलब तरीके के हैं, कहीं मजबूरियां हैं और कहीं
आपदा से अवसर ढूंढे जा रहे हैं। जी। बिल्कुल सही बात आपने कही। अब रुक कर लेते हैं आपदा से अवसर का आपने जिक्र किया। कहा जा रहा था तुर्की को मिटा के रख दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब सरकार कह रही है कि हम तुर्की के साथ व्यापार कम नहीं करेंगे, धंधा बदस्तूर जारी रहेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जो खबर आया, मैं कई आंकड़े देख रहा था, ये मल्टी डायरेक्शनल है। जहां हवाई जहाज में भी है कुछ वो था कि हम अपने बंद कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ के एयरलाइन जो कर रहे थे, भाई हमने तो तुर्की से वेट लीज पे, यानी उनके जहाज पायलट ले रखे और अपने पैसेंजर अपने अंडर में चलाते हैं, और अचानक बंद कर देंगे तो हम्म। पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से, क्योंकि तोड़ा हमने, इसलिए 3 या 6 महीने का एक्सटेंशन भारत सरकार ने दिया है। उनका, चूंकि मैं फ्लाइंग से हूं, जानता हूं, यह होता है एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग। ये बड़ा महंगा कर दिया। ये शुरू किया था 2012-13 में, भारत में आ गया जबरदस्ती। थाई एयरवेज का हमारे यहाँ आ गया। हम पायलट या जो भी थे, हमारा टेक्निकल इंजीनियर या जो ग्राउंड हैंडलर था, वो जाके करवाता था, 400-500 में करता था, उसने 7,000 लेने शुरू कर दिए। बाप रे। अचानक इस भयावह बढ़ा। उसमें कितना लिया होगा हमारे मंत्रियों ने और बीच के दलों ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए, और दूसरा ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है कि हम जो तुर्की को एक्सपोर्ट करते थे जी। और वहां से जो इंपोर्ट करते थे, हमारा एक्सपोर्ट भारी था, और वह करीब करीब 2 से 3 बिलियन एक्स्ट्रा था। यानी हम्म। 15 से 20% हम एक्स्ट्रा करते थे। तो यहां जो एक्सपोर्टर है, उन्होंने शोर मचाया हम्म। कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, हम दे देंगे तो बहुत भारी भारी घाटा में होंगे, बंद हम्म। करोगे। यदि तुर्की ने यह कर दिया अपनी तरफ से, तो हम तो बहुत कम सामान वहां से लाते हैं, ज्यादा देते हैं। हाँ, कुछ लोग इससे बड़े खुश हैं। तुर्की से सेव आता है, तो हिमाचल प्रदेश के जो व्यापारी संघ वो कहते हैं कि तुर्की का सेव बंद करो, हमारा सेव बिकेगा, हमारा दाम बढ़ेगा। हम्म। वैसे ही है। ये हमारे इससे राजस्थान या उस क्षेत्र के जो है, जी। एक अब्रक टाइप का चीज होता है, हम्म। उसका इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब बेचते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक जो बेचते हैं, जी। वह तुर्की से आता है। उसको वो बंद करना चाहता है ताकि हमारे बिके। तो ये व्यापारी छोटे छोटे अंश में अपने अपने, जैसे पाकिस्तान का व्यापारी जो कि वहां का वो नमक बेच रहा, हमारे यहाँ वो कर रहा है। लेकिन कुल भारत का मिलाकर देखें तो भारत की इंटरेस्ट में आता है कि हम तुर्की के साथ अपने व्यापारिक संबंध खराब ना करें, नहीं तो पूरे भारत को इससे घाटा होगा। जी। बिल्कुल सही बात है। और आज ये खबर छपी, आपने देखा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने ईद की मुबारकबाद दी, और डॉक्टर यूनुस जो फिलहाल बांग्लादेश के प्रधान सलाहकार हैं, वो भी रिप्लाई उस पर दे रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा कदम है। तो जहां धंधा होता है ना, वहां ये लोग ऐसे ही हो जाते हैं, और जनता को मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ भाषणवीर बने रहते हैं कि मिटा डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, बाइकाट कर डालो, चाइना के सामान का बाइकाट कर दो। नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में ही कहा, और खुद चाइना के साथ मिलकर कितना बड़ा कारोबार आज स्थापित कर दिया उन्होंने भारत के साथ, वो सब दुनिया जानती है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।